हेलो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज उसका एडवांटेज क्या है। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या क्या एडवांटेज हमको मिलता है। सबसे पहली बात है कि टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटा डुप्लीकेट एंट्री ना हो। डुप्लीकेट एंट्री का मतलब, मान लेते हैं वो एक लड़का है, जरा सा इसको गौर से आप देखें। रोल नंबर 1 है, लड़का है रमेश कुमार। इसने एग्ज़ाम दिया, इनको 95 मार्क्स आया है, ठीक है। और गलती से उसी रजिस्टर में कहीं रोल नंबर 2 लिखा हुआ है और वो भी है रमेश कुमार। इसको आया है 35। एक ही नाम के दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास में हैं, दोनों ने एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, दोनों का मार्क्स अलग अलग आए। अब इस प्रोसेसिंग में कई बार ऐसी स्थिति आती है, अक्सर अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो कई बार हम लोग पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं कि लड़का एग्ज़ाम दिया, उस लड़के को फेल कर दिया गया, दोबारा से अपनी कॉपी को स्क्रूटनी करने के लिए दिया, दोबारा चेक किया गया तो उसका नंबर था 95, आया था 35, हो गया 95। कैसे हो गया भाई? तो डेटाबेस में कई बार क्या होता है कि एक ही नाम से एक से अधिक लोग अगर हैं और रोल नंबर में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ये जो रिकॉर्ड है ये एडमिशन का रिकॉर्ड है, और जब उसका क्लास का अटेंडेंस रिकॉर्ड हमने देखा तो अटेंडेंस रजिस्टर, आप ये देख लीजिए, ये भी रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर 1 रमेश कुमार था, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में जब मैनुअल हमने चढ़ाया तो गलती से हमने 1 को कर दिया 2 और राजेश कुमार हो गया 1। हो सकता है राजेश कुमार 9 में थे, वो 1 चढ़ गया गलती से। तो इस तरह की गलती इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में नहीं हो सकती है, डेटाबेस में ऐसी गलती नहीं होगी। कारण एडमिशन और अटेंडेंस दो रजिस्टर जो दो पर्सन या एक ही पर्सन 2 बार लिखता है। कई बार हम लोग भी किसी चीज़ की कॉपी करते तो गलती हो जाती है, गलती हो जाती तो उसको मिटाते हैं, वाइटनर लगाते हैं, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, फिर से उसको ठीक करते हैं। ये काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं हो, उसके लिए क्या होता है कि एक बार एडमिशन रजिस्टर हमने चढ़ा लिया, दोबारा हम इसकी एंट्री करेंगे ही नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर में हम दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, इसी डेटा से हम कॉपी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर रमेश कुमार हमारे एडमिशन में रोल नंबर 1 में है तो अटेंडेंस में भी रोल नंबर 1 में ही रहेगा, क्योंकि दोबारा तो हमने एंट्री ही नहीं की, एक बार ठीक से एंट्री कर दिया, रिकॉर्ड डेटाबेस बन गया। अब वहीं से डेटा हम बार बार पढ़ रहे हैं, मतलब डेटा को बार बार अलग अलग रजिस्टर में एंट्री करने में होने वाली गलती या जो त्रुटि रह जाती है, या एक ही डेटा 2 जगह 3 जगह रिकॉर्ड होता है तो कुछ गड़बड़ी होने का चांस बढ़ जाता है। अब जब रमेश कुमार आएगा तो बोलेगा कि नहीं हमारा तो रोल नंबर 1 है, वो बोलेगा कि नहीं रोल नंबर अटेंडेंस में तो तुम्हारा 2 है, और रोल नंबर 2 जो लड़का है उसका 35 नंबर था तो हमने चढ़ा दिया। ये गलती तो बच्चे की है नहीं, जिसने रजिस्टर मेंटेन किया, लिखा हो, उसमें सिली मिस्टेक था, वो ध्यान नहीं दिया।
तो कई बार डेटाबेस में एक से अधिक मैनुअल रिकॉर्ड में हम लोग अलग अलग रजिस्टर बनाते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है। बच्चा फीस देगा उसके लिए अलग रजिस्टर, बच्चा अटेंडेंस आएगा उसका अलग रजिस्टर, बच्चा फॉर्म भरेगा अलग रजिस्टर, बच्चा एडमिशन लेगा अलग रजिस्टर, बच्चा बोर्ड में फॉर्म जाएगा उसके लिए अलग रजिस्टर। तो अलग अलग जगहों पर जो मैनुअल हम एंट्री करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है, वो बोलता है कि एक ही बार में रजिस्टर बना लीजिए और ये मास्टर डेटा बनाइए और उसी से बार बार आप कॉपी कर लीजिए। आपको बार बार टाइपिंग नहीं करनी है तो मिस्टेक नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता डेटाबेस में। तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा इसका मतलब अलग अलग है, हम लिखने से बच गए। एक बार कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, जीवन भर में स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा है डेटा कॉन्करेंसी। अब डेटा कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है, इस बात को ज़रा सा समझा जाए। डेटा कॉन्करेंसी जो है वो खास करके इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि डेटा जो हम इस्तेमाल करते हैं, जरा सा देख लीजिए। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं हमको पटना से दिल्ली विजिट करना है, जाना है। पटना से हम चाहते हैं दिल्ली जाना, हमको जाने का डेट चाहिए 25 मार्च। 25 मार्च को हमें जाना है 2021 को। अब हम गए रिजर्वेशन कराने, तो रेलवे में जब हम रिजर्वेशन कराने जाएंगे तो क्या हम इकलौते पर्सन होंगे जो रिजर्वेशन कराने जाएंगे? एक से अधिक लोग जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि रेलवे में केवल एक बर्थ खाली है, बाकी सारे फुल हो चुके हैं। एक बर्थ नंबर 35 खाली है। अब बर्थ नंबर 35 खाली है, लेकिन एक ही समय में 2 पर्सन, एक अमन कुमार, दूसरा अमित कुमार, ये दोनों आदमी रिजर्वेशन कराने गए एक ही समय में। रेलवे के काउंटर पर पहुँचे तो हमें पता है कि काउंटर भी अलग अलग है, पूरे देश में रिजर्वेशन होता है, इंटरनेट से रिजर्वेशन होता है। एक ही समय में ये लोग गए और यहाँ पर इस नंबर को बुक करने लगे। एक नंबर पर गए काउंटर पर, तो वहाँ पर हमने पता किया तो बोला कि एक सीट खाली है। उसी टाइम में दूसरा आदमी पहुँचा दूसरे काउंटर पर, उसको भी पता चला कि ट्रेन खाली है। दोनों ही काउंटर ने टिकट बुक कर दिया, क्योंकि जिस समय ये पहुँचा उस टाइम में ये सीट खाली था। अभी बुक इसने अमन कुमार ने नहीं किया, और उसी पर्टिकुलर टाइम में अमित कुमार भी पहुंचा, इसको भी पता चला कि सीट खाली है। सीट खाली है तो बोला कि बुक कर दीजिए। अब ऐसी स्थिति में उस पर्टिकुलर टाइम के विषय में सोचिए, अगर आगे पीछे जाते थे, इसके बुक होने के बाद ये जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको पता चलता कि बुक नहीं है। लेकिन दोनों एक साथ पहुंचे, एक ही साथ कंप्यूटर में इंटर किए, तो ट्रेन में टिकट बुक करने में 1 मिनट का समय लगता है, और ये 20 सेकेंड के बाद पहुंच गया। ये देखा कि सीट खाली है, 20 सेकेंड बाद ये आया, दूसरे काउंटर से इन्होंने कांटेक्ट किया, इनको भी पता चला कि सीट अभी खाली है। दोनों ने फॉर्म भर के जमा कर दिया, बुक कर लिया टिकट। अगर एक ही बर्थ पर 2 लोग का रिजर्वेशन हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मैनुअल होता तो कर देते, क्योंकि हमने देखा भाई सीट खाली था, हम बुक कर दिए। बुक करने में 1 मिनट लगा, लेकिन 1 मिनट पहले तो खाली था जब हमने देखा तो, और उसके 20 सेकेंड बाद इसने देखा तो ये भी खाली था, इसने भी बुक कर दिया। अब इसमें इन दोनों जो काउंटर पर लोग हैं टिकट काटने वाले, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन गलती तो हो गई। और गलती इन लोगों की भी नहीं है जो कस्टमर गए थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने पूछा था, सीट खाली था तो इन्होंने बुक करा लिया।
इनको क्या पता कि बगल पैरेलल में कोई दूसरा आदमी कर रहा है। इससे बचने के लिए अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या है कि ये जो यूजर थे वो डायरेक्ट इस सीट से कांटेक्ट कर रहे थे। हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को DBMS से लॉक कर दिया। अब बोले कि ठीक है आप इसके थ्रू आइए। अब DBMS एक स्पेशल फीचर रखता है कि जो ही इसने कांटेक्ट किया, सीट खाली है, ये बुकिंग की प्रक्रिया शुरू किया, ये अगर इसको यूज कर रहा है तो ये बुक टिकट करे या नहीं करे, जब तक ये इसको छोड़ नहीं देता है, कंप्लीट इसका ऑपरेशन पूरा नहीं होता है, तब तक हम अमित कुमार को कोई इन्फॉर्मेशन प्लेस नहीं करेंगे। बोलेंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी हमारे यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, एक सीट है उस पर कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है उसको, हमें नहीं पता वो टिकट लेगा या नहीं लेगा। आप 1 मिनट बाद फिर ट्राई कीजिए, जब ये यहाँ से टिकट बुक करके निकलेगा, या हो सकता है 20 सेकंड के बाद ये बोल दे कि नहीं हमको टिकट नहीं लेना है, हम दूसरे ट्रेन से जाएंगे, ये सीट तो खाली रह गया, तब इनको नंबर हम देंगे। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से काम करेगी। अगर दुकान में मान लेते हैं 2 स्टूडेंट गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बुक ले रहे और दुकान में एक ही बुक है, एक आदमी मांगा, उसने देखना शुरू किया, दूसरा स्टूडेंट आ गया, हमको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बुक चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा? हो सकता है पहला पर्सन जो बुक देख रहा है वो बुक देखने के बाद थोड़ी देर उलट पलट के देखेगा, और जो दूसरा आया बुक खरीदने के लिए उसको दुकानदार बोल दिया कि हमने इनको दे दिया है, वो चला गया कि बुक नहीं है भाई, एक ही था, एक आदमी ले लिया। और उसके जाने के बाद पहला पर्सन जो वहां बुक देख रहा था वो भी बोला कि हम नहीं लेंगे। तो जब तक बुक दूसरे के कंट्रोल में है, जिसको हमने दिया है, वो डिसीजन जब तक नहीं ले, बुक तो हमारे पास है, अभी सेल भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने किसी को दिया है, वो देख रहा है, वो जब देख करके ओके कर देगा। अगर वो पैसा दे देता है तो बुक बिक गया, अगर वो बोलता है कि अभी नहीं परचेज करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, तुरंत हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली, इसी को हम बोलते हैं डेटा कॉन्करेंसी। कॉन्करेंट, एक साथ एक से अधिक लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, कोई रेस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ इंटरनली हम इस तरह का कंट्रोल लगा दिए हैं कि एक से अधिक लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं सीट है कि नहीं है। लेकिन जब बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो एक के लिए लॉक हो जाएगा। जब तक इसका बुकिंग कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंफर्म हो जाए, ये बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं बिना टिकट लिए, तब दूसरे को मौका देंगे। टिकट लेना है तो ले करके आइए, तो इसको 0 कर देंगे सीट को। इसको हम बोलते हैं डेटा कॉन्करेंसी। एक डेटाबेस में सबसे बड़ी खूबी है कि एक बार डेटाबेस बन जाए तो हजारों लोग उसको एक्सेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन होगा तो वहां पर लॉक लगाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसे बोर्ड ऑफिस में रिजल्ट निकलता है, स्कूल में रिजल्ट निकलता है, वहाँ नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है कि रोल नंबर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसको 65 नंबर है, इसको 80 नंबर है, इसको 95 नंबर है, नोटिस बोर्ड पर लग गया, सारे बच्चे देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आएगी, कॉन्करेंसी कंट्रोल में हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई कोलिजन ना हो। मतलब किसी यूनिट आइटम को एक्सेस करने का जो राइट है एक समय में सिर्फ एक ही पर्सन को देंगे, एक से अधिक लोग एक्सेस नहीं करेंगे। ये बात हो गई कॉन्करेंसी। दूसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड। अब इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब है? मान लेते हैं हमने एक डेटाबेस बनाया, इस डेटाबेस में एक फील्ड है DOB, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट होता है, आप सबको पता है कि अगर हम लिखते हैं 12/2/2021, दूसरे बच्चे ने डेट ऑफ बर्थ लिखा,
वो बोला कि ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 12/2/21। तीसरा पर्सन आया, उसने कहा कि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड से डेट अपना इंटर करेंगे। डेट तो वही है, लेकिन वो बोलता है 2/12/21। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, दोनों डेट सेम है। दोनों क्या, इवन इफ तीनों सेम है। चौथा आया इंडियन स्टैंडर्ड में, बोला हम ऐसे लिखते हैं। ये चारों ही इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ का है, लेकिन चारों का फॉर्मेट अलग हो गया। डेटाबेस बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। आप कोई एक फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए, जिस भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है सिर्फ उसी फॉर्मेट को हम अलाउ करेंगे, दूसरे किसी फॉर्मेट को अलाउ नहीं करेंगे, भले ही वो इक्विवेलेंट क्यों ना हो। एक स्टैंडर्ड हम सेट कर देंगे कि जब भी डेटा बेस में डेटा एंट्री होगी, ऐसा नहीं होगा कि अब दूसरा आदमी आया बोला कि 12 फरवरी 2021, दूसरा 12 FEBRUARY 21। अब जैसे मर्जी वैसे लिख ले, ऐसा नहीं करेंगे। डेटाबेस बोलता है कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड आप सेट कर लीजिए, ड्यूरिंग डिजाइनिंग सेट कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन जो फॉर्मेट हमने स्टैंडर्ड सेट किया, अब जितने भी डेटा एंट्री होंगे अपनी अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे, एक फॉर्मेट होगा। आप डेट, मंथ शॉर्ट में लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है, ईयर 2 डिजिट में लिखना है, 4 डिजिट में लिखना है। हमारे लिए कोई बात नहीं है 2021 लिखें या 21 लिखते हैं, ईयर में हम लोग मान के चलते हैं। 4 डिजिट में है तो 4 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में है 2 डिजिट में लिखेंगे, जो मर्जी आए लिख दिए। लेकिन जो मर्जी नहीं चलेगा डेटाबेस में। डेटाबेस में पहले से हम फॉर्मेट डिसाइड करेंगे, उनका फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में यही फॉर्मेट चलेगा। तो ये होता है डेटा स्टैंडर्ड, और ये कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड। जब भी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री आप करेंगे, आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा, ये अलाउ नहीं करेगा। भले ही आपके लिखने का तरीका कुछ भी हो, वो सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने सेट किया है, डेटाबेस उसी फॉर्मेट को एक्सेप्ट करे। ये व्यवस्था हम इन्फोर्स करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर को कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ आप इसी तरह से लिखेंगे। तो ये इसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड। ये भी एक अच्छी बात है कि अब क्या होगा, जितने भी बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, एग्जामिनेशन बोर्ड में होंगे, सबके डेट का फॉर्मेट एक जैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका एक ही तरह से डेटा लिखा फॉर्मेट लिखा जाएगा। इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। स्वाभाविक है कि जब डेटाबेस का हम यूज करेंगे तो डेटाबेस बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हम आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एज की बात करें तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, डेटा है। डेटा हर कोई एक दूसरे का, खास करके अगर अच्छे रिलेशन ना हो तो उसकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। तो थेफ्ट का हमेशा संकट बना रहता है। सारे बच्चे आप जानते हैं कि हमको अभी अपने पड़ोसी देश चाइना से समस्या था। हमें ऐसा लगा कि इन्होंने जो इतने भी डिजिटल ऐप बनाए हैं वो हमारे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटी को वो उनके सर्वर में स्टोर किया जा रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई एक दूसरे को हम मैसेज भेजेंगे, वो मैसेज इंटरसेप्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, सारे चाइनीज ऐप को बंद कर दो। चाइनीज ऐप को बंद कर दो मतलब हम डेटा थेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके रूट को ही काट दिया। अब रहेगा ही नहीं आपका एप्लीकेशन, तो आप यूज कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा हम क्या कर रहे हैं। तो डेटा हाइडिंग एक कॉन्सेप्ट है। डेटा, हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको हम छुपा के रखते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है, हर बिजनेसमैन की अपनी पॉलिसी होती है, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसी होती है। वो सारा कुछ ओपन डोमेन में नहीं डाल सकते, पब्लिक को नहीं बताते हैं, कोई भी नहीं बताता। इवन ही बच्चा घर में कितना पढ़ता वो भी अपने दोस्त को भी नहीं बताना चाहता। तो हर आदमी अपने घर की बात को छुपाता है।
हर स्टेट अपने घर की बात छुपाता है। अच्छी बात होगी तो सबको बताएंगे, बुरी बात है तो छुपा लेंगे कि बदनामी ना हो। तो डेटाबेस में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई उसको देखे, अनऑथराइज्ड पर्सन कोई उसको देखे या शेयर करे या यूज करे। तो इसके लिए डेटाबेस की सिक्योरिटी जरूरी है। और ये फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात होती है। हम जब भी डेटाबेस की बात करेंगे, जो हमारा डेटा होगा वो अंदर में होगा, इसके ऊपर हम लगाएंगे डेटाबेस, इस डेटाबेस के पास आएगा यूजर। और डेटाबेस इतना पावरफुल होगा मैनेजमेंट सिस्टम कि यूजर को पहले ये वेरीफाई करेगा। जैसे ईमेल आईडी हम आप खोलते हैं तो क्या करते हैं, ईमेल देखने जाते हैं तो वो देखने देता है क्या? नहीं देखने देता है। वो बोलेगा ठीक है आपने यूजर अपना ईमेल आईडी बनाया है तो ठीक है आप अपना यूजर आईडी दीजिए। उस यूजर आईडी के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो उसके साथ पासवर्ड भी जरूरी है, पासवर्ड बताइए। अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड सही से दे दिया तो वेरीफाई कर लिया गूगल के, नहीं आप सही यूजर हैं, आप अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने गड़बड़ दिया तो बोलता है कि ठीक है एक बार गलती किए हैं, याद करके बढ़िया से दीजिए, दोबारा दीजिए। दूसरी बार भी गलती है, बोला अच्छा थर्ड चांस फिर देते हैं। तीसरी बार भी गलती किए तो आप भले ही ऑथराइज्ड यूजर हो, वो मानता है कि आप जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको एक्सेस राइट वो बंद कर देगा। बोलेगा अब 24 घंटा बाद आइए या मैसेज दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, पहले आप अपना प्रूफ कीजिए कि आप सही आदमी हैं, तभी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये डेटाबेस के सिक्योरिटी का पावर है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। इसके बाद इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। इंटीग्रिटी ये कहता है कि कोई डेटाबेस है, यहाँ पर डेटा है हमारा, इस डेटा को अलग अलग लोग एक्सेस करेंगे। तो एक पर्सन अगर यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है और यूजर 4 है, 4 यूजर हैं जो एक ही कॉमन डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, डेटा को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये डेटाबेस की जिम्मेदारी है कि हर किसी को डेटा का एक्सेस राइट है तो मिलना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन है तो उसको राइट मिलना चाहिए। जैसे जीमेल के पास लाखों लोगों ने ईमेल अकाउंट बना रखा है, जब हम ईमेल एक्सेस करने जाएं तो गूगल आज तक तो कभी नहीं कहा कि देखिए अभी 4 लोग अपना ईमेल अकाउंट देख रहे हैं, आप बाद में आइएगा। ज्यों ही कोई भी पर्सन जीमेल से बोलता है कि हमें अपना यूजर अकाउंट वेरीफाई करना है, अपना ईमेल देखना है, रीड करना है, राइट करना है, ऑपरेट करना है, तो सीधे वेरीफाई करता है, बोलता जाइए काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाए निकल जाइए, चले जाइए आप। एक यूजर जब किसी डेटाबेस पर काम कर रहा हो और उस समय दूसरा यूजर अगर आए तो ये डेटाबेस की जिम्मेदारी है कि दूसरे यूजर को पहले यूजर के रेस्पेक्ट में बांधा नहीं जाए कि वो काम कर रहा हो, कोई कर रहा है उसे हमको क्या मतलब है, हम आए हैं हमें सर्विस चाहिए। रेलवे हम रिजर्वेशन करने जाएं तो रेलवे ये नहीं कह सकता है कि 1 घंटा बाद मिलिएगा आप, अभी तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना काम है, हम जाएंगे, हमको सर्विस चाहिए, हमको सर्विस मिलना चाहिए। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो रेस्टोरेंट ऐसा कभी नहीं कहेगा कि अभी 10 लोग खाना खा रहे हैं आपको खाना नहीं खिलाएंगे, वहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट है। आप जाइए अपने टेबल पर बैठिए, अपना ऑर्डर दीजिए, खाना आएगा खाइए निकल जाइए। ये जो व्यवस्था है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। डेटाबेस हर यूजर के लिए इंटीग्रेटेड फीचर देता है कि आप अपना काम कीजिए और चले जाइए, दूसरे कौन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको भी इंश्योर करता है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारा डेटा है डेटाबेस इसको कहीं ना कहीं दूसरे जगह स्टोर भी कर सकता है। डेटा एक जगह नहीं रखा जाता। आप अपने बैंक में अकाउंट खोले हैं, बैंक में कंप्यूटर है, उसमें सारा रिकॉर्ड है, किसी कारण से अगर बैंक का कंप्यूटर खराब हो जाए तो बैंक ये नहीं कह सकता कि अब आपका अकाउंट नहीं, हमारा तो कंप्यूटर ही खराब हो गया, सब खत्म हो गया, सारा पैसा आपका डूब गया। बैंक के ब्रांच को मेन ब्रांच पर, उस ब्रांच को उससे बड़े ब्रांच पर,
अलग अलग 10 प्लेस पर हम रिकॉर्ड करके रखते थे सारे इन्फॉर्मेशन को। किसी एक ब्रांच में कुछ गड़बड़ी भी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका बैकअप है। तो डेटा बैकअप से क्या होता है कि जब भी अगर डेटा किसी भी पॉइंट पर लॉस होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोबाइल में हम लोग बहुत सारे अपने रिलेटिव का डेटा रखते हैं, अगर गूगल स्टोर में हम स्टोर कर दें बैकअप, हमारा मोबाइल खो भी जाएगा तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी रिकॉर्ड को आप इंश्योर करने की बात होगी तो यहाँ पर बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर किसी कारण से हमारा डेटा लॉस होता है तो उसकी रिकवरी हम कर सकें, और बीच बीच में हम डेटा का बैकअप बना करके उसको सिक्योर प्लेस पर रखते चले जाएंगे। अब एक जगह रखेंगे कि 5 जगह रखेंगे, यह डेटाबेस पर डिपेंड करता है, तो कहाँ कहाँ रखेगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग जगह पर रखते हैं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास अगर 2-3 कंप्यूटर तो दोनों तीनों कंप्यूटर में रख लेता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में रख लेंगे डेटा को। कंप्यूटर बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में तो हमारा डेटा सुरक्षित है। किसी दूसरे साइबर कैफे में जाके दूसरे के कंप्यूटर पर जाके हम डेटा देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये है बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट। एक्चुअल में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये 5 फीचर होने बहुत ज़रूरी है। ये एडवांटेज हमको मिलता है कि हम डेटाबेस में डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है। एक बार डेटा आपने रख दिया तो दूसरी बार तीसरी बार उसमें एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं, रिडंडेंट डेटा को अलाउ ही नहीं करता, एक बार सिर्फ एंट्री करनी है। दूसरी बात कॉन्करेंसी की बात होती है। कॉन्करेंसी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आइटम कम है तो उनको हम प्रॉपर एल्गोरिदम के थ्रू तरीके से एक्सेस करेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तीसरी बात, एक स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं डेटाबेस में कि इसी फॉर्मेट में इसी स्टैंडर्ड में हम डेटा स्टोर करेंगे, और जितने भी डेटा आइटम होंगे हजारों लाखों बच्चों का होगा उस फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा, इंटीग्रिटी को हम इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस चूंकि हजारों बच्चों का रिकॉर्ड है तो हजारों बच्चों का राइट है, वो अपना डेटा देख सकता है, तो इसको हम मेंटेन करेंगे। और इसमें सिक्योरिटी जिसमें वेरिफिकेशन की बात है उसको भी हम इंश्योर करते हैं। और बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट का भी फीचर रखते हैं। अगर इतने सारे फीचर हैं तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि अब डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हमारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और कंप्यूटर पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, डेटाबेस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमने बनाया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और बुक में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट लाइन में हमको ज़रूर बताएंगे। उसमें जो भी आपको समस्या होगा उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।